नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प दौर में झांक रहे हैं। 1920 का दशक। जी। असहयोग आंदोलन अभी अभी थमा था और स्वतंत्रता संग्राम ना वो एक नए मोड़ पर था। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं, देखते हैं ये क्या बताते हैं सुथल पुथल के बारे में। बिल्कुल। ये वो वक्त था जब आज़ादी की लड़ाई आप देखें तो सिर्फ एक सीधी राह पर नहीं थी। कांग्रेस के अंदर ही नई सोच, नई रणनीतियां बन रही थीं। समाज में नए विचार फैल रहे थे, जैसे समाजवाद। और युवाओं में एक अलग ही जोश था। तो हाँ, ये बदलाव का दशक था, बिल्कुल। तो आज हमारा यही मकसद है, इन स्रोतों के जरिए ना उस दौर की जो मुख्य हलचलें थीं उनको थोड़ा गहराई से समझें। कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा था, फिर ये समाजवादी और क्रांतिकारी आंदोलन कैसे उभरे। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के अंदर की स्थिति से। असहयोग आंदोलन वापस हुआ और फिर पार्टी में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, भाई अब आगे क्या। हाँ। और यहीं से सुनते हैं कि दो गुट बन गए, स्वराजवादी और नो चेंजर्स। ये आखिर झगड़ा किस बात का था? देखिए, ये बुनियादी तौर पर ना रणनीति को लेकर मतभेद था। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तब विधान परिषदों का, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बहिष्कार किया गया था। बहिष्कार हुआ था। तो अब सवाल ये था कि ये बहिष्कार जारी रखें या कुछ और करें। तो स्वराजवादी, जिनमें CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े नेता थे, उनका मानना था कि भाई अब वक्त बदल गया है, अब काउंसिल्स में घुसना चाहिए। लेकिन काउंसिल्स में जाके वो तो अंग्रेजी सरकार की जगह थी एक तरह से, वहां क्या हासिल होता, क्या सोचती उनकी? हाँ, उनकी रणनीति को ना आप एंड और मेंड कह सकते हैं। एंड और मेंड, अच्छा। मतलब या तो काउंसिल्स के अंदर जाओ और सरकारी कामकाज को इतना रोको, इतना बाधित करो कि वो ठप पड़ जाए, बेकार साबित हो जाए, वो हुआ एंड। ठीक है। या फिर उन पर इतना दबाव बनाओ कि उनमें सुधार हो सके और हम उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों के लिए इस्तेमाल कर पाएं, वो हुआ मेंड। वो बेसिकली काउंसिल्स को लड़ाई का एक नया मैदान बनाना चाह रहे थे। समझ गया। और दूसरी तरफ थे नो चेंजर्स। नाम से लग रहा है कि वो बदलाव नहीं चाहते थे। इनमें कौन लोग थे? जैसे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। हाँ, बिल्कुल। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, ये सब बड़े नेता नो चेंजर्स खेमे में थे और ये काउंसिल एंट्री के बिल्कुल खिलाफ थे, एकदम सख्त। क्यों? उनका क्या तर्क था? उन्हें लगता था कि ये एक तरह से ब्रिटिश सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। इससे जो संघर्ष की धार है वो कुंद हो जाएगी। उनका जोर था कि अभी हमें जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए, मतलब रचनात्मक कार्य, कंस्ट्रक्टिव वर्क जिसे कहते हैं। रचनात्मक कार्य, ये क्या था उस समय? मतलब क्या क्या काम आते थे इसमें? हाँ, इसमें कई चीजें थीं, जैसे खादी को बढ़ावा देना ताकि गांव आत्मनिर्भर बने। अच्छा। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना, छुआछूत मतलब अस्पृश्यता उसे मिटाना, और राष्ट्रीय शिक्षा यानी नेशनल स्कूल्स वगैरह खोलना, उनका प्रचार करना। उनका मानना था कि इन सब कामों से ना जनता पहले अंदर से मजबूत होगी, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और तब वो भविष्य के बड़े आंदोलनों के लिए, मतलब अगले दौर के असहयोग के लिए तैयार होगी। तो एक तरफ ये संसदीय रास्ता अपनाने की बात और दूसरी तरफ बिल्कुल जमीन पर समाज को जोड़ने का काम। ये तो काफी अलग अलग दिशाएं हो गई। इससे कांग्रेस में कोई टूट फूट का डर नहीं पैदा हुआ? डर तो बिल्कुल था, बहसें भी बहुत तेज हुई, लेकिन गांधी जी और जो दूसरे सीनियर नेता थे वो नहीं चाहते थे कि फिर से वो 1907 वाली सूरत की फूट जैसी नौबत आए। हाँ, वो तो बड़ा नुकसान था। बिल्कुल। तो काफी बातचीत हुई और फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया। अच्छा। आप कह सकते हैं अग्री टू डिसअग्री वाली बात हुई। अच्छा। स्वराजवादियों को इजाजत मिल गई कि ठीक है, आप कांग्रेस के ही एक अंग के तौर पर चुनाव लड़ लीजिए। ये कांग्रेस की एकता बनाए रखने के लिहाज से बहुत जरूरी फैसला था। तो फिर स्वराजवादियों ने चुनाव लड़ा और वो काउंसिल्स में गए भी। वहां कैसा रहा उनका काम? कामयाब हुए वो अपनी एंड और मेंड वाली बात में? देखिए, पूरी तरह एंड या मेंड करना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि अधिकार तो अंग्रेजों के पास ही थे ज्यादातर। लेकिन हाँ, उन्होंने काउंसिल्स के अंदर काफी क्या कहते हैं, असरदार भूमिका निभाई। अच्छा। जैसे उन्होंने लगातार सरकार की जो नीतियां थीं उनका विरोध किया, कई बार सरकारी प्रस्तावों को, बजट को हराया, तीखे सवाल पूछे, बहसें की। उन्होंने इन मंचों का इस्तेमाल ना सरकार की कमजोरियों को सामने लाने और लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाए रखने के लिए खूब किया। जैसे विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनना, ये उनकी एक बड़ी जीत थी। और इस पूरे समय में जो नो चेंजर्स थे वो अपने रचनात्मक काम में लगे हुए थे? बिल्कुल। नो चेंजर्स ने गांधी जी का जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था उसे जमीन पर उतारा। खादी का काम, हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिशें,
छुआछूत मिटाने के प्रयास, इनसे कांग्रेस की जड़ें आम लोगों में, खासकर गांव देहात में और मजबूत हुईं। तो आप देखें तो दोनों ही खेमों ने भले ही रास्ते अलग थे, पर अपने अपने तरीके से आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये तो हुई कांग्रेस के अंदर की उथल-पुथल। लेकिन जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, इस दशक में सिर्फ यही नहीं हो रहा था। कांग्रेस के दायरे से बाहर भी बहुत कुछ चल रहा था। समाज में नई ताकतें उभर रही थी। ये कौन सी ताकतें थीं, जरा इस पर बात करें। हाँ, ये बहुत ही जरूरी पहलू है इस दशक का। देखिए, 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। उसके बाद से दुनिया भर में मार्क्सवादी और समाजवादी विचारों का असर बहुत तेजी से फैला। हाँ, उसका प्रभाव तो था। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी बहुत से युवा बुद्धिजीवी इन नए विचारों की तरफ खिंचे। ये विचार सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं करते थे, ये सामाजिक और आर्थिक बराबरी की भी बात करते थे। तो इसका असर भारत में देखा कैसे? मतलब क्या कुछ संगठन वगैरह बने या सिर्फ विचारों का ही लेन देन था? नहीं, सिर्फ विचार नहीं थे, संगठन भी बनने लगे थे। जैसे M.N. रॉय थे, वो बाहर से सक्रिय थे। भारत के अंदर ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद जैसे नेता वामपंथी विचारों को फैला रहे थे, मजदूरों को संगठित कर रहे थे। और इसी दौर में 1925 में कानपुर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI की औपचारिक स्थापना भी हुई। अच्छा, 1925 में? हाँ, ये समूह मजदूरों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, इनको राष्ट्रीय मंच पर लाने लगे। और ये सिर्फ साम्राज्यवाद पर नहीं, पूंजीवाद पर भी सवाल उठा रहे थे। इन नए विचारों का, मतलब समाजवाद का, युवाओं पर क्या असर हो रहा था? वो किस तरफ जा रहे थे? युवा पीढ़ी पर तो बहुत गहरा असर हुआ। उनके लिए आज़ादी का मतलब अब सिर्फ अंग्रेजों को हटाना भर नहीं रह गया था। वो एक ऐसा नया समाज बनाना चाहते थे जहां कोई शोषण ना हो, बराबरी हो। इसी सोच ने ना पूरे देश में छात्र और युवा संगठनों को जैसे एक नई जान दे दी। जगह जगह युवा सम्मेलन होने लगे, राजनीतिक प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी बहुत बढ़ गई। और अब देखें तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे कांग्रेस के अंदर, वो भी समाजवादी विचारों से काफी प्रभावित नजर आ रहे थे। और किसानों और मजदूरों के मोर्चे पर क्या चल रहा था? क्या वो भी संगठित हो रहे थे? बिल्कुल, किसानों में भी गुस्सा बढ़ रहा था। जमींदारों के खिलाफ, सरकार की लगान नीतियों के खिलाफ। अवध में, आंध्र में कई जगह महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुए। हाँ, सुना है। और शहरों में जो फैक्ट्री मजदूर थे वो भी अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो रहे थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन जोर पकड़ रहा था। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC बनी थी। वो मजदूरों की एक बड़ी आवाज बन रही थी और वामपंथी विचारों ने इन आंदोलनों को और हवा दी। स्रोत में जातिगत आंदोलनों का भी जिक्र है। उस समय इसका क्या महत्व था? ये भी क्या एक नई ताकत थी? उसे दबी हुई थी जिन्हें निचला माना जाता था, उनमें एक नई चेतना आ रही थी। सामाजिक बराबरी और आत्मसम्मान की भावना तेजी से बढ़ रही थी। अच्छा। खासकर आप देखें तो पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन काफी मुखर हो रहे थे। ये लोग शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीति में अपना हक मांग रहे थे। ये धाराएं कभी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ती थीं तो कभी अपनी अलग पहचान बनाए रखती थी। तो मतलब एक तरफ कांग्रेस की अपनी कश्मकश, दूसरी तरफ ये समाजवाद, युवा, किसान, मजदूर और जातिगत आंदोलन। तस्वीर तो काफी पेचीदा उठी जा रही है। अब एक और अहम धारा पर आते हैं, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। असहयोग आंदोलन जब वापस हुआ तो कहा जाता है कि कुछ युवा निराश हो गए और वो फिर से क्रांति के रास्ते पर चल पड़े। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, इसके कई कारण थे मिले जुले से। एक तो जैसा आपने कहा, आंदोलन का अचानक रुक जाना। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने जब आंदोलन वापस लिया तो बहुत से जोशीले नौजवानों को धक्का लगा, निराशा हुई। उन्हें लगा कि शायद सिर्फ अहिंसा से बात नहीं बनेगी। दूसरा, उनको ये भी लगा कि आज़ादी के लिए शायद बड़े बलिदान की, सशस्त्र संघर्ष की ज़रूरत है। और तीसरा कारण, जिसकी हमने अभी बात की, वो था समाजवादी और रूसी क्रांति के विचारों का प्रभाव। इसने उन्हें सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने के लिए नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी तरीके से समाज और अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए भी प्रेरित किया। ये क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ-कहाँ हो रही थी मुख्य रूप से? स्रोत में पंजाब, संयुक्त प्रांत, आज का यूपी, बिहार, इन इलाकों का जिक्र है। हाँ, इन इलाकों में 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA बना। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, शचींद्रनाथ सान्याल जैसे जो पुराने क्रांतिकारी थे वो मुख्य लोग थे। इनका मकसद साफ था, हथियारबंद क्रांति करके अंग्रेजी राज को खत्म करना। और जो मशहूर काकोरी कांड हुआ था जिसमें ट्रेन लूटी गई थी, वो भी इसी HRA का काम था। जी हाँ, संगठन चलाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए
पैसे की जरूरत थी। तो अगस्त 1925 में एचआरए के सदस्यों ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर एक ट्रेन रोकी जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था, और उसे लूट लिया। अच्छा। हालांकि पैसा कोई बहुत ज्यादा हाथ नहीं लगा, लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। इसके बाद बहुत भयंकर धरपकड़ हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी, इन सब पर मुकदमा चला और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। बहुतों को लंबी लंबी सजाएं हुई। तो काकोरी के बाद तो एचआरए एक तरह से बिखर गया होगा, लेकिन फिर ये एचआरए से एचएसआरए कैसे बना? इसमें सोशलिस्ट शब्द जुड़ गया। ये बदलाव बहुत बड़ा लगता है, ये क्यों और कैसे हुआ? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था क्रांतिकारियों के इतिहास में। काकोरी के बाद एचआरए लगभग खत्म सा हो गया था, ये सही है। लेकिन जो नई पीढ़ी के क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के जो खंडर हैं, वहां इन लोगों की एक सीक्रेट मीटिंग हुई और वहीं पर एचआरए को दोबारा जिंदा किया गया और भगत सिंह के कहने पर इसका नाम बदला गया। नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। नाम में ये सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जोड़ना, क्या ये सिर्फ नाम की बात थी या इसके पीछे सोच में भी कोई गहरा बदलाव था? नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। ये क्रांतिकारियों की सोच में एक बुनियादी फर्क का, एक वैचारिक बदलाव का प्रतीक था। ये इस बात का साफ ऐलान था कि उनका मकसद अब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं है। अच्छा। उनका मकसद है भारत में एक समाजवादी गणराज्य बनाना। वो मजदूरों और किसानों के राज की बात करने लगे थे। एक ऐसे समाज की बात कर रहे थे जहां शोषण ना हो। ये दिखाता है कि भगत सिंह और उनके साथियों पर समाजवादी विचारों का कितना गहरा असर पड़ चुका था। अब बंगाल में भी तो क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत पहले से चल रही थी, क्या वो भी इसी तरह जारी रहीं? हाँ, बंगाल तो खैर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का हमेशा से एक बड़ा केंद्र रहा ही था। वहां भी गतिविधियां जारी थीं। सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव में एक बहुत मजबूत क्रांतिकारी समूह बन रहा था। उन्होंने बाद में चटगांव शस्त्रागार पर हमला भी किया, जो बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, चटगांव कांड। हाँ, बंगाल के क्रांतिकारियों के तरीकों में और विचारधारा में एचएसआरए से कुछ फर्क जरूर थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष का जज्बा वहां भी वैसा ही था। जाहिर है सरकार ये सब देखकर चुप तो नहीं बैठी होगी। हाँ, उसका रवैया क्या था? सरकार का रवैया तो बहुत ही सख्त था। उसने सारी गतिविधियों को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। नए नए कड़े कानून बनाए गए, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। पुलिस का खुफिया विभाग का जाल मजबूत किया गया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे चलाए गए और बहुत कड़ी सजाएं दी गईं। सांडर्स को मारने और असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो फांसी दी गई, वो इसी दमन चक्र का हिस्सा था। एक आखिरी सवाल इस क्रांतिकारी धारा पर, क्या एचएसआरए की सोच सिर्फ समाजवाद अपनाने तक ही बदली थी या उनके काम करने के तरीके, उनकी कार्य प्रणाली, उसमें भी कोई बदलाव आ रहा था? हाँ, ये भी एक अहम बात है। एचएसआरए के नेताओं में, खासकर भगत सिंह और उनके जो करीबी साथी थे, उनमें एक लगातार वैचारिक पुनर्विचार चल रहा था, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा। वो धीरे धीरे सिर्फ व्यक्तिगत वीरता वाले कामों से, जैसे किसी अफसर को मार दिया या कहीं बम फेंक दिया, उससे आगे सोचने लगे थे। वो जनता को साथ लेकर क्रांति करने की जरूरत महसूस कर रहे थे। मतलब जन संगठन की तरफ। बिल्कुल, वो समझने लगे थे कि असली क्रांति पिस्तौल और बम से नहीं, विचारों से आती है। वो मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को संगठित करने पर जोर देने लगे थे। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ एक वैचारिक लड़ाई छेड़ने की बात करने लगे थे। एक व्यापक जन क्रांति की जरूरत को समझने लगे थे। उनका लक्ष्य अब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, बल्कि एक समाजवादी समाज बनाना था। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 1920 का ये दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा वक्त था जहां बहुत सारी धाराएं एक साथ बह रही थीं, कभी एक दूसरे के साथ, कभी एक दूसरे से टकराते हुए। कांग्रेस के अंदर स्वराजवादी थे जो संसदीय मोर्चे पर लड़ रहे थे, तो नो चेंजर्स थे जो रचनात्मक काम से जमीन तैयार कर रहे थे। और इनके साथ साथ समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, जो युवाओं को नए रास्ते दिखा रहा था। किसान उठ खड़े हो रहे थे, मजदूर अपने हकों के लिए संगठित हो रहे थे, समाज में बराबरी के लिए जातिगत आंदोलन चल रहे थे। और जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था, वो भी सिर्फ बम और पिस्तौल से आगे बढ़कर समाजवादी क्रांति का सपना देखने लगा था।
ये सब मिलकर आंदोलन को एक नई गहराई दे रहे थे, एक नई जटिलता दे रहे थे। ये सारी बातचीत यही दिखाती है कि आज़ादी की लड़ाई कोई एक सीधी सपाट सड़क नहीं थी। इसमें बहुत से विचार थे, बहुत से रास्ते थे, अलग अलग रणनीतियां थी और शायद हर किसी का अपना अपना योगदान था। बिल्कुल सही है। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ये जो अलग अलग धाराएं हमने आज देखी, गांधी जी का रचनात्मक काम, स्वराज्यवादियों का संसदीय संघर्ष, समाजवाद का ये उभार, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का ये बदलावा रूप, ये सब आगे चलकर कैसे एक दूसरे से मिली, कैसे एक दूसरे पर असर डाला और आज़ाद भारत की जो राजनीति बनी, जो समाज बना, उसकी शक्ल तय करने में इन सब की क्या भूमिका रही, इस पर सोचना मुझे लगता है अपने आप में एक गहरा मंथन है।